आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो हम लोग का नाभिक चल रहा है, उसमें हम लोग नाभिक में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ऑक्सीजन का कैलकुलेट किया था, तो जो कि 7 दशमलव कुछ आता है, तुमको 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो हर एक नाभिक का अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा हम लोग कैलकुलेट करें तो उसका जो वैल्यू आएगा, उसका हम लोग जब आलेख खींचते हैं द्रव्यमान संख्या के आधार के साथ, तो यह गौर करते हैं कि 30 से लेकर के 170 द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक होते हैं, उसका जो तुमको है नाभिकीय बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये जो तुमको है काफी अधिक होता है, सबसे अधिक होता है और लगभग नियत भी होता है। तो इसके प्रति बारे में और क्या क्या जानकारी मिलेगा उसको हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच, 170 के बीच सर्वाधिक होता है और यह लगभग नियत होता है, यह लगभग नियत होता है। जैसा ग्राफ में देखोगे तुमको बुक में है, जो कि कम सरल रेखा टाइप का होता है, नियत होता है। Fe के लिए, Fe 56 तुम्हारा है, Fe 56 226, 56 द्रव्यमान संख्या, 56 के लिए इसका मान 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यह जब को नियत होता है तो इसको हम लिख सकते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या बराबर के हो गया, लगभग ये क्या होगा, नियत होगा, के नियत होगा ये, तो के गुना समथिंग ये आ जाएगा, के बराबर होगा। तो ये जो के होगा, जबकि ये कब होगा, जब आपका द्रव्यमान संख्या जो कि ए, न्यूक्लियन की संख्या अगर जिसको हम लोग की ए कहते हैं द्रव्यमान संख्या भी, तो इसका मान जब 30 से लेके 170 के बीच में, ये तुमको नियत होता है। तो के गुना यहाँ न्यूक्लियन की संख्या, जैसे न्यूक्लियन की संख्या पी तुम्हारे बीच में, तो के पी हो जाएगा, इस ढंग से तुमको ये नियत रहेगा 8.75। उसके बाद इसमें ये गौर कर सकते हैं कि छोटे नाभिक जो हैं, छोटे नाभिक ब्रैकेट में a लेस देन 30, जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे उसका नाभिक अधिक स्थायी हो। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका और डिटेल हम लोग आगे जब नाभिक की ऊर्जा पढ़ेंगे उसमें नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो छोटा नाभिक जैसे सब चाहेगा ज़्यादा अस्थायी हो, अस्थायी का क्षेत्र 30 से 170 के बीच है,
तो छोटे नाभिक जो है उससे उस रीजन में जाना चाहेंगे, जुड़ करके दो नाभिक तीन नाभिक अपना जुड़ करके नाभिकीय संलयन करके क्या बनेंगे, बड़े नाभिक निर्माण करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वह कुछ इस ढंग से कह सकते हो, बड़े नाभिक जो कि हो गया ए ग्रेटर देन 170 का, टूटकर दो या अधिक नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा मुक्त होगी, विखंडन कहते हैं। तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम भी टूट करके क्या बना लेगा, दो नाभिक में टूट जाएगा। तो यूरेनियम का जैसे कि किसी का द्रव्यमान संख्या 240 है तो 120 का टूट जाएगा, तो ये 70 से 240 के रेंज में आ जाएगा, 30 से 170 के रेंज में आ जाना है। तो उस प्रक्रिया में क्या करेगा, दो नाभिक में टूट सकता है, समान द्रव्यमान का में भी है और समान द्रव्यमान में टूटे, लेकिन उसका कोशिश रहेगा कि हम किस रीजन में चले जाएं। सबसे अस्थायी रीजन है 30 से लेकर 170, उस रीजन में चले जाएं। यूरेनियम का जो तुमको बंधन ऊर्जा होता है, यूरेनियम का जो नाभिकीय बंधन होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यूरेनियम की बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो कि 8.75 से काफ़ी कम है, जो उस रीजन में सबसे 8 के आसपास आता है उससे क्या है, कम है। और इसलिए यह भी क्या करना चाहेगा, यह भी टूट करके यह जुड़, मतलब छोटा नाभिक सबसे अस्थायी जाने की कोशिश करेगा, छोटा नाभिक जुड़ करके नाभिक के संलयन करके जुड़ेगा, और बड़ा नाभिक नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या करना चाहेगा। सबका कोशिश रहेगा कि ऐसा नाभिक बनाएं जो अस्थायी हो, और वह सबसे अस्थायी नाभिक आता है 30 से 170 परमाणु द्रव्यमान संख्या के बीच आएगा। अब है तुमको नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा से एक चीज जो मिलता है कि इन सबों को इस बंधन ऊर्जा जो है तो उसमें क्या होगा, इसको जो नाभिक से का बल तुमको जो कि कार्य करेगा, नाभिक के बीच में एक अलग प्रकार का बल रहता है जो कि तुमको नाभिक के अंदर ही उपस्थित रहता है, जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा से स्पष्ट है कि नाभिक के अंदर एक आकर्षण बल होता है जो कि नाभिक को एक साथ बांधे रखता है, जिसका कि अगर 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होगा तो वह तुमको आकर्षण बल होता है, और उससे कम पर प्रतिकर्षण बल हो जाता है, ये उससे कम दूरी पर। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा देखते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तो हो गया तुम्हारा, उसको कैसे निकालते हैं वो भी देखिए। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के अंदर द्रव्यमान क्षति से उत्पन्न बंधन ऊर्जा के मान से यह स्पष्ट है कि नाभिक के अंदर एक बल कार्य करता है, नाभिक के अंदर एक बल कार्य करता है जो न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहने का मतलब, न्यूक्लियन को बांधे रखता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो इस नाभिकीय बल के बारे में ये कह सकते हैं कि यह नाभिकीय बल तुमको जो है जहाँ तक है तुमको आकर्षण का बल होता है 0.8, इसका विश्लेषण करने पर यह भी देखा जाता है कि नाभिकीय बल छोटे दूरी के लिए यह तुमको काफी प्रबल होता है, छोटे दूरी के लिए
छोटी दूरी के लिए, छोटी दूरी ब्रैकेट में नाभिकीय दूरी के लिए नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल, जिसको विद्युतीय बल भी कह सकते हैं, विद्युत या चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल से, बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है, बल से अधिक शक्तिशाली है, मतलब ये काफी प्रबल होता है, लेकिन दूरी बढ़ने पर यह तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, घटकर शून्य हो जाता है। नाभिकीय बल जो तुमको बहुत मतलब कहता है मजबूत होता है, छोटा दूरी में तुमको सबसे प्रबल होगा, नाभिकीय बल सबसे क्या हो गया तुमको प्रबल हो गया, नाभिकीय बल सबसे प्रबल हुआ छोटी दूरी में, उसके छोटा होता है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल उससे कमजोर बल हो गया, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है ये छोटी दूरी के लिए, नाभिकीय दूरी के लिए, ऐसा भी लिखते हैं नाभिकीय दूरी के लिए। और धीरे धीरे आगे जब दूरी बड़ा हो जाएगा तो ये सबसे कमजोर हो जाएगा और ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा। नाभिकीय बल का जहां तक है अभी तक गणितीय रूप से, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग सूत्र F बराबर gm1m2/r² पढ़ते हैं, दो द्रव्यमान के बीच में लगता है। विद्युत चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 Q1 Q2/r², ऐसा सूत्र हम लोग बनाने में अभी तक सफल रहे हैं। लेकिन नाभिकीय बल का अभी कोई सिंपल सूत्र क्या नहीं हो सका है, अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, जो नाभिकीय बल को के बारे में इसको सूत्र के रूप में क्या कर सके, ला सके। लेकिन नाभिकीय बल के बारे में यह देखा जा गया है कि 0.8 फेम्टोमीटर पर, 0.8 × 10⁻15 मीटर पर दूरी पर देखा यह जाता है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान सबसे मतलब शून्य, नाभिकीय बंधन ऊर्जा शून्य हो जाता है, अर्थात नाभिकीय बल सबसे अधिक वहीं पर होता है, नाभिकीय बल का मान सबसे अधिक वहीं पर होता है। उससे बड़ा रहने पर वह आकर्षण का बल होता है, उससे छोटा होने पर यह विकर्षण का बल होता है। 0.8 फेम्टोमीटर पर, 0.8 FM फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा न्यूनतम होती है, अतः 0.8 FM से अधिक दूरी पर नाभिकीय बल आकर्षण बल तथा 0.8 FM से कम दूरी पर यह विकर्षण बल होता है, तो 0.8 फेम्टोमीटर से कम पर यह क्या होगा, आकर्षण बल होता है उससे अधिक दूरी पर, और इसमें यहां पर इससे तुमको हो गया क्या चीज, उससे अगर तुमको दूरी ज्यादा हो गया तो आकर्षण बल है, 0.8 फेम्टोमीटर से उससे कम पर यह विकर्षण बल होता है। तो ये तुमको नाभिकीय बल के बारे में ये सब तुमको, और यह तुमको जैसे ज्यादा दूरी हो गया, थोड़ा मैंने फेम्टोमीटर नाभिक से बड़ा साइज में आ गए तो यह तुमको क्या हो जाएगा, नाभिकीय दूरी से ज्यादा बड़ा होने पर यह बल तेजी से शून्य हो जाता है, और इसका अभी तक कोई गणितीय रूप से सूत्र प्राप्त नहीं किया जा सका। अब बात रहा नाभिकीय बल से ही जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता कहते हैं। तो रेडियो सक्रियता जो शब्द है इसका तुमको, इसमें होता यह है कि जब कुछ नाभिक होते हैं जो अस्थाई नहीं होते हैं, अस्थाई होते हैं, तो वह टूट करके कुछ अल्फा कण, कुछ कण का उत्सर्जन करते रहते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होते रहते हैं, जो कि अत्यधिक ऊर्जा के जो कण हैं वह उत्सर्जित होते रहते हैं। तो इस घटना को हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। कुछ नाभिक जैसे जो खास करके जो कि बड़े
भी चर्चा कर रहे थे, जिसका 170 से के ऊपर जो है तुमको नाभिक का स्थायित्व घटता है। तो उसके जो नाभिक तुमको जैसे जो कि अधिक परमाणु द्रव्यमान, जैसे यूरेनियम के नाभिक हैं या रेडियम है, पोलोनियम है, यूरेनियम किसी मतलब पोलोनियम 84 से ज़्यादा, 84 परमाणु संख्या से ज़्यादा या 84 से जितने भी तुमको परमाणु संख्या से जितने भी नाभिक आते हैं उसके परमाणु संख्या वाले जो वो रेडियो सक्रिय होते हैं। तो जैसे कि उसमें है, तुमको एस्टेटीन भी नाम सुना होगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी में जो जो नाम तुमको फेमस तत्व हैं, यूरेनियम का नाम सुना होगा, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो ये सब जो तत्व हैं ये सब क्या करते हैं कि ये तुमको जबकि है इसके नाभिक अस्थायी नहीं होते हैं, तो यह क्या करेगा कि अपने से क्या करते रहेगा, ये तुमको अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के कण का यह उत्सर्जन करते रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने की थी। वो अपना अध्ययन करने के लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट को रखे हुए थे और उसके बगल में एक खनिज रखा हुआ था यूरेनियम का। तो यूरेनियम का जो खनिज रखा हुआ था उससे ये देखा गया उनको, मतलब उसमें फोटोग्राफिक प्लेट को ढक करके बिल्कुल काला पेपर और कुछ सिल्वर वगैरह का पेपर था, उससे ढक करके उन्होंने रखा था। और उसके बाद देखा गया, उन्होंने देखा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो गया है, उसमें जो मतलब फास्फोरेंस वगैरह जो प्रयोग करने के लिए, तो उसमें देखा गया कि उसमें जो है वो उससे प्रभावित हो गया है, जो अगल बगल में कुछ था नहीं। तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि लगता है ये यूरेनियम से ही कुछ निकल करके, इस खनिज से ही निकल करके कोई चीज क्या हुआ, इसको प्रभावित किया है, जो कि इस पेपर वगैरह को छेद करते हुए उसको प्रभावित कर दिया, उसको कोटिंग में कवर किया था उसके बावजूद कर दिया। तो उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। सबसे पहले उन्होंने किसकी खोज की, रेडियो सक्रियता की उन्होंने सबसे पहले खोज करने का श्रेय जाता है हेनरी बेकरेल को जाता है। तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविता जिसको कहते हैं हिंदी में, रेडियो सक्रियता ही कह सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी। तो नाभिक जो कि क्या होते हैं, अस्थाई नाभिक, अस्थाई नाभिक अल्फा कमा बीटा एवं गामा किरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे नाभिक का अस्थायित्व बढ़ सके। यह प्रक्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है, रेडियो सक्रियता कहलाती है। और यह जो तुमको है ये जो अल्फा बीटा गामा, तो हेनरी बेकरेल ने सबसे पहले यूरेनियम में ये देखा था। उसके बाद इससे संबंधित खोज तुमको मैडम क्यूरी नाम के वैज्ञानिक ने तुमको रेडियम का, रेडियो सक्रियता का खोज किया था। और उसके मैडम क्यूरी के परिवार को में 4 नोबेल प्राइज मिला हुआ है। मैडम क्यूरी को रसायन और भौतिकी दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, रेडियो सक्रियता के खोज से ही जुड़ा हुआ रहा है। उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी को भी मिला हुआ है, उनकी बेटी को भी कृत्रिम रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो रेडियो सक्रियता के खोज से पियरी दंपति, उसके जो उनकी बेटी, उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ रहा है। तो रेडियो सक्रियता के संदर्भ में एक बहुत ही फेमस नाम है जिसका नाम है मैडम क्यूरी। तो उन्होंने पहले तो हेनरी बेकरेल ने यूरेनियम के रेडियो सक्रियता को देखा और इस खोज को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है मैडम क्यूरी को, जिन्होंने क्या किया, रेडियम का और उस कृत्रिम रेडियो सक्रियता, इन सबों का खोज उन्होंने काफी किया। तो उससे जुड़े हुए कुछ रूल्स वगैरह जो बने, जो आगे देख करके इसका रूल भी बने, तो रेडियो सक्रियता का नियम हम लोग देखते हैं। रेडियो सक्रियता में विखंडन होते रहता है, रेडियो सक्रियता विखंडन का नियम, रेडियो सक्रियता विखंडन का नियम। तो इसका जो रूल बन सका वह कुछ ऐसा है। तो विखंडन होता है, किस रेट से विखंडन होगा, ये जो अल्फा बीटा गामा निकलते हैं ये किस रेट से निकलेंगे, इसका विखंडन का दर होगा। तो इसका रूल जो लोगों ने देखा, रेडियो सक्रियता
रेडियो सक्रियता विखंडन की दर उसमें उपस्थित नाभिक की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब नाभिक की संख्या ज्यादा होगी, समानुपाती होती है। तो नाभिक की संख्या ज्यादा होगी तो वह विखंडन की दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये तुमको जैसे कि हम लोग लिखते हैं, यदि टी समय में रेडियो सक्रिय नाभिक की संख्या, रेडियो सक्रिय नाभिक की संख्या n हो, जो dt समय बाद dn से घट जाती है तो रेडियो सक्रिय तो नाभिक के विखंडन की दर, विखंडन की दर चूंकि ये निगेटिव होगा, घट रहा है, तो माइनस dn/dt, विखंडन की दर -dn/dt समानुपाती n के, नाभिक की संख्या के, जितना नाभिक की संख्या के समानुपाती होगी। तो -dn/dt स्मॉल टाइम इंटरवल में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, विखंडन की दर कहलाता है। ये विखंडन की दर हो गई, -dn/dt समानुपाती n के हो गया। तो -dn/dt बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो लेम्डा, इसको लिखिए कांस्टेंट का, लेम्डा को हम लोग क्या कहेंगे, लेम्डा को कहेंगे रेडियो सक्रियता स्थिरांक, रेडियो विखंडन स्थिरांक कहिए, रेडियो विखंडन स्थिरांक इसको कह सकते हैं, कांस्टेंट होगा ये। और ये अलग अलग नाभिक अलग अलग, जैसे यूरेनियम के लिए इसका मान अलग होगा, रेडियम के लिए इसका मान अलग होगा, प्लूटोनियम के लिए अलग होगा। मतलब एक प्रकार के नाभिक के लिए कांस्टेंट रहेगा, ऐसा मतलब हुआ। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब हर के लिए कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये -dn/dt बराबर लेम्डा n। तो इसको अगर चाहें हम लोग कि अब तुमको इसको -dn/n कर दें इक्वल्स टू लेम्डा dt। यदि प्रारंभ में नाभिक की संख्या n0 हो जो t समय बाद n हो जाती है, तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो ये क्या हो गया, -dn/dt, dn/n है यहाँ, -dn/n, इसको इंटीग्रेशन करेंगे और इधर क्या होगा तुम्हारा, n0 से कहाँ तक हो गया तुमको, n तक हो गया ये, इक्वल टू लेम्डा dt का इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे। 0 समय पर कितना हो गया, n0 है ये, और जो t समय पर घट करके कितना हो गया, ये n हो गया। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dn/n का क्या होगा, -log n हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेट करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, -dn/n का इंटीग्रेशन dx/x का होता है log x, तो -dn/n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, log n हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन को तुरंत परफॉर्म करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। अभी तक तुम लोग जो है मैथ वगैरह में भी जो मैथ के स्टूडेंट हो गए तो मैथ में तुम बना भी चुके हो, गणित में सब। तो -dn/n तुम्हारा क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं, उसको आगे लिख लेते हैं। तो था अभी बोर्ड पर लिखा हुआ था -dn/n का इंटीग्रेशन था n0 से n तक, तो उससे आगे का स्टेप लिखते हैं। तो उसका आगे का स्टेप होगा -dn/n का क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log n। -dn/n का इंटीग्रेशन आ जाएगा log n। तो इसका जो इंटीग्रेशन करके आएगा -log n, और इसका लोअर लिमिट n0 है, अपर लिमिट n है, और लेम्डा तो तुम्हारा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया,
dt का क्या हो गया, t हो गया, और ये 0 से t तक, इसकी लिमिट रख दीजिए। और दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस लॉग, इस लिमिट को e बेस पे है ये, और ये n नॉट हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, लेमडा तो बाहर है ही, और इधर हो गया t माइनस 0 हो गया ये, तो हो गया माइनस लॉग e बेस पर n माइनस n नोट है, तो लॉग n बाय n नोट हो जाएगा। दैट्स इक्वल्स टू, इस माइनस को इधर राइट साइड ही कर दीजिए, माइनस लेमडा t। चलिए, तो लॉग n बाय n नोट इज इक्वल टू लॉग e बेस पर n बाय n नोट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, ये सब इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। दूसरा हो सकता है इसका e टू द पावर, जैसे लॉग का यहाँ पे इधर जाए तो e टू द पावर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं n बाय n नॉट इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लेमडा टी लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, आप इस रूप में भी इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। तो ये भी तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। और जहां तक कि लॉग का e बेस से हटा करके, नेचुरल बेस से हटा करके अगर 10 बेस पे लाते हैं तो उसमें कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो इस फार्मूला को अगर हम लोग इसको जो चाहें, इस इक्वेशन को, तो हम लोग किस रूप में याद कर सकते हैं, जो कि हमारा अगर लॉग टेबल हम लोग यूज करेंगे 10 बेस का, जो कि हमारा लॉग टेबल जनरली गिवन होता है, तो उसके लिए हम लोग 10 बेस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लॉग e बेस की जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 बेस रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, 10 बेस अगर बेस चेंज करेंगे तो लॉग n बाय n नॉट अगर 10 बेस पे कर दिए तो इसके लिए 2.303 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी। ऐसा भी याद कर सकते हैं आप इस सूत्र को। तो ये भी तुम्हारा फॉर्म हो गया, ये 10 बेस में जो लॉग टेबल सब डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू ले सकते हैं। ये तीनों फॉर्म हो गया। जाहिर है ये फॉर्म तो मैथमेटिकली प्रूव करने में अगर कोई क्वेश्चन आता है जैसे थ्योरी में, तो इसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने में ये फॉर्म कोई ज्यादा कारगर नहीं होता, क्योंकि ई पर पावर का वैल्यू निकालेंगे कैसे हम, तो लॉग से ही बनेगा। तो मैथमेटिकली ये जो है ये फॉर्म ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। अगर ई बेस पर देना है, अगर लॉग टेबल के आधार पर, तो ये सबसे ज्यादा सुटेबल फॉर्म था, क्योंकि 10 बेस पर आपको लॉग टेबल मिलता है। तो जो भी सुटेबल हो जिस क्वेश्चन के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा ये सब मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इसके इक्वेशन के। अब इसमें है कि तुमको लॉग का जो वैल्यू है लेमडा तुम्हारा निकल जाएगा। अब तो इसमें ये बात तो क्लियर है कि ये तुमको धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू घटता जाएगा, एन नॉट के, एन नॉट इनिशियली वैल्यू था और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये तुमको रूल हो गया इसका। तो इसमें क्या रूल हुआ कि तुमको ये जो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, रेडियो सक्रिय नाभिक जो होता है उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, और वह का जो विखंडन जो होता है धीरे धीरे टूटते जो रहता है, नाभिक की संख्या, जो टूटने की संख्या होगी वह उसमें जो उपस्थित होगा उसके नाभिक के समानुपाती होता है। और इसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो ये सूत्र आ गया तुम्हारा। अब इसके आधार पर हम लोग जो है तुमको अर्ध आयु काल करते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ये आता है कि कितना समय के बाद वह टूट करके पहले की प्रारंभिक संख्या का आधा बच जाएगा। जब वह टूटते जा रहा है तो जाहिर है कि उसका वैल्यू तो घटते ही जा रहा है। तो वह एक इंटरेस्टिंग बात यह हो सकता है कितना समय में उसका जो वैल्यू, जिस समय अंतराल में उसका नाभिक की संख्या, प्रारंभिक नाभिक की संख्या की आधी रह जाएगी, उससे उसका क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा, अर्ध आयु काल कहलाएगा, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो किसी भी नाभिक का जो है तुमको अर्ध आयु काल, वह समय अंतराल, वह समय अंतराल जिसके बाद नाभिक की संख्या, नाभिक की संख्या प्रारंभिक नाभिक की संख्या की, प्रारंभिक नाभिक की संख्या की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं।
अर्ध आयुकाल किसको कहेंगे? तो अर्ध आयुकाल हो गया कि ऐसा समय अंतराल जिसके बाद उसके नाभिक की संख्या पुराने नाभिक की संख्या की आधी रह जाए। तो हम लोग जो अभी देख रहे थे, तो n बराबर, जबकि n0/2 प्रारंभिक नाभिक का आधा रहना है, तो t को हम लोग क्या कहते हैं, एक नया संकेत पे t हाफ, ये किसका संकेत हो गया? अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का ये संकेत हो गया, हाफ लाइफ पीरियड। तो अब हम लोग जो हमारा जो सूत्र याद करने के लिए जो बताए थे उसी रूप में रखेंगे। सबसे ज्यादा जो कि फेमस हमारा जो फॉर्म होगा -2.303 या -2.303 log 10 बेस पर n/0 इक्वल्स टू लेमडा टी। इस फार्मूला को याद रखिए। तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें, मैं इसमें रख दें तो -2.303 log 10 बेस पर है, ये n का वैल्यू रख देंगे n0/2 और ये n0 हो गया, दैट्स इक्वल्स टू लेमडा इंटू टी हाफ। या तो इधर माइनस रखिए या इधर रखिए। चलिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? हाफ हो गया। तो माइनस कितना हो गया? 2.303 और log 10 बेस पर ये 1/2 बचा, n0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ। ऐसा हो गया। अब तुमको है हाफ, यहां पर है तुमको -2.303 log 10 बेस पर, इसको 2 पर पावर -1 लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ। तो log का रूल है कि ये माइनस कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2.303 इंटू log 10 बेस पर 2, दैट्स इक्वल्स टू लेमडा इंटू टी हाफ। और log 2 का वैल्यू होता है 0.301, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाता है 0.693, जो आप वैल्यू याद रख सकते हैं, इसको लेमडा इंटू टी हाफ। तो टी हाफ का वैल्यू हो गया 0.693 बाय लेमडा। ये तुमको अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला हो गया, हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयुकाल का ये सूत्र हो गया टी हाफ बराबर 0.9693 बाय लेमडा। तो ये तुमको अर्ध आयुकाल हो गया। एक औसत आयुकाल कहते हैं 1 बाय लेमडा को डिफाइन करते हैं कभी कभी। औसत आयुकाल एक वर्ड डिफाइन कर देता है, औसत आयुकाल। इसका वैल्यू हो जाता है 1 बाय लेमडा को कह देते हैं, इसको 1 बाय लेमडा को कभी कभी इसको डिफाइन कर देता है। तो इसको अगर कोई जानना चाहे तो इसको औसत आयुकाल कहते हैं। ऐसे ये ज़्यादा फेमस वर्ड नहीं है, ये तुम्हारा मेन है, तुम्हारा अर्ध आयुकाल की ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो अर्ध आयुकाल क्या हो गया? 0.693 बटे लेमडा। इतना समय के अंतराल के बाद ये आधा बच जाता है नाभिक। जैसे नाभिक था पहले n0, अब अर्धायुकाल किसी, तो हर नाभिक का अपना अपना अर्धायुकाल होगा, वो लेमडा नियतांक पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो दैट इज 0.693 बटे लेमडा, उसका अर्धायुकाल हो गया। तो अर्धायुकाल में उसकी संख्या आधी रह जाती है। अब देखो, इसका जो तुमको जैसे ऑब्जेक्टिव में एक के लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर देते हैं, एक सूत्र जो कि हम लोग के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी सुटेबल होता है, जो किसी भी तरह के एग्जाम में, खास करके जो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, तो इसमें लॉग वगैरह का यूज, तो लॉग कहाँ से लॉग टेबल लाएगा? तो सामान्यतः उस पर प्रश्न देने की बजाय, जहां लॉग टेबल उपलब्ध अक्सर नहीं रहते हैं एग्जाम में, तो एक फॉर्मूला जो काफी कारगर होता है, जो कि हमेशा तुम्हें काम आ जाएगा, उस फॉर्म से ही तुम काम कर सकते हो, जिसको डिराइव भी कर सकते हैं दोनों सूत्र के हेल्प से। तो वो फार्मूला कुछ एक मैं लिख देता हूं, जिसको कि तुम ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी यूज कर सकते हो। और ये फार्मूला ज़्यादा लाभदायक होता है ऑब्जेक्टिव में, जहां लॉग टेबल जहां पे उपलब्ध नहीं है, तो यही जो फॉर्म अभी लिखेंगे ये ज़्यादा कारगर होता है। तो ये फार्मूला होता है n बाय n0 इक्वल्स टू 1/2 पर पावर t/t हाफ। ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए, और यहां तक कि जहां लॉग टेबल उपलब्ध नहीं है, तो सब्जेक्टिव में भी इसी पर आधारित प्रश्न देगा। इस पर इससे बनाना काफी आसान होगा। और ये जो जहां तक फार्मूला आया कहां से, अगर ये दोनों इसको लाना चाहेंगे हम लोग, तो हम लोग को इस फार्मूला से ला सकते हैं हम लोग। तो जैसे था तुम्हारा -2.303 log 10 बेस पर n बाय n0 बराबर लेमडा इंटू टी था। एक ये था फॉर्म। एक दूसरा, जबकि n का वैल्यू n0/2 रख दिए थे, तो हमारा t हाफ आया था, तो उसको याद करें। n0/2 रख देंगे तो ये कट के हाफ हो जाता था। दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया? लेमडा इंटू टी हाफ। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें, यूजफुल फार्मूला, ये कि यूजफुल फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव या तुमको हाफ में क्वेश्चन के लिए अक्सर ये प्रयोग में आता है, तो उसको ग्रुप भी कर दे रहे हैं। तो इन दोनों को डिवाइड ही कर रहे हैं। ये दो सूत्र था, जबकि एन नॉट का वैल्यू हाफ है, 3 हाफ आ गया, दोनों चीज क्वांटिटी आ गया। देखो अब इसको प्रूव कर देते हैं, तो क्या दोनों डिवाइड कर देते हैं। तो लॉग एन बाय एन नॉट, ये तो है ही, बाय लॉग क्या हो गया तुम्हारा 10 बेस पर 1/2 हो गया, दैट इक्वल टू टी बाय टी हाफ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। दोनों डिवाइड करें तो एन लेमडा क्या हो गया मेरा, कट गया, तो टी बाय टी हाफ। और इसको अब क्या करते हैं, इसको इस साइड दे दो, तो लॉग दोनों तरफ से हटाना है हमको, धीरे धीरे करके लॉग हटा लेंगे, माइनस भी हट गया। लॉग 10 बेस पे एन बाय एन नॉट इक्वल्स टू, ये तुमको है टी बाय टी हाफ इंटू लॉग 10 बेस पर हाफ है। अब दोनों तरफ से हमको लॉग को हटाना है, तो इसको पावर में भेज दीजिए, तब लॉग दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो लॉग 10 बेस पर तुम्हारा है, बेस दोनों का सेम है ही, तो log 10 बेस पर n बाय एन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस पर हाफ पर इसको पावर में डाल सकते हैं हम लोग, log का रूल है t बाई टी। अब log दोनों तरफ से हट गया तुम्हारा, देखो जो फार्मूला जो था तुम्हारा ये प्रूव हो गया सिंपल मैथमेटिक्स से, ये फार्मूला तुम्हारा प्रूव हो गया। ये फार्मूला अभी जब हम लोग एग्जांपल वगैरह बनाएंगे तो इससे काफी यूजफुल होगा अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह। अभी जैसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें कि लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन अक्सर एग्जाम में लॉग टेबल उपलब्ध नहीं रहता है। तो ये एग्जाम में तुमको अभी जो एनसीईआरटी से बताएंगे तो उसमें तो लॉग टेबल का यूज करके ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो उसमें तो जरूरत पड़ सकती है अगर वैसा क्वेश्चन रहा, नहीं तो तुमको ये फार्मूला काफी लाभदायक होता है ऑब्जेक्टिव वाले के लिए, इसको ध्यान रखोगे। अब है तुमको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 13.4, पहले वो देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ है कि यूरेनियम जिसका कि हाफ लाइफ अर्ध आयु काल 4.5 इंटू 10 ईयर है, वर्ष है, मतलब कि 1 ग्राम यूरेनियम अगर आप रखेंगे तो 4.5 में 10 साल के बाद वो आधा ग्राम बचेगा। उसका अर्धायुकाल ज्यादा है, कुछ के अर्धायुकाल कम भी होते हैं, जिसके अर्धायुकाल कम होते हैं वो तो प्रकृति में पाया ही नहीं रह ही नहीं पाएगा, वो तो धीरे धीरे नष्ट होकर समाप्त हो जाएगा। तो यूरेनियम वगैरह प्रकृति में इसलिए है क्योंकि इसके अर्धायुकाल अभी भी मतलब अधिक है, तो इसलिए इसके अमाउंट अभी भी बचे हुए हैं। तो यूरेनियम जो है तुमको उसका अर्धायुकाल दिया हुआ है, तो उसके 1 ग्राम में कितने एक्टिवता होगी, उसके रेडियो सक्रियता विखंडन की दर क्या होगी, तो रेडियो सक्रियता विखंडन की दर कितनी होगी यह हमको बताना है। तो रेडियो सक्रियता विखंडन की दर तुमको निकालना है, इसके रेडियो सक्रियता विखंडन की दर कितनी होगी। तो एनसीईआरटी का उदाहरण 13.4 देखो, इसमें विखंडन की दर निकालना है। 1 ग्राम यूरेनियम है तो नाभिक की संख्या हमको निकालनी पड़ेगी उसकी, और जो कि अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल है तुम्हारा दिया हुआ 4.5 गुना 10 साल है, इसका 10 वर्ष है, इस पर 10 वर्ष है। तो वर्ष तो हमको यहाँ प्रति सेकेंड में चाहिए, 1 सेकेंड में जाएंगे तभी तो और इसको निकल पाएगा। तो इसको खैर साल में को बदल लेंगे सेकेंड में, या बदल दो यहीं पर 4.5 इंटू 10⁹ इंटू वर्ष को पहले क्या बदलेंगे दिन में, 365 दिन, दिन को पहले बदल लेंगे 24 घंटा, और घंटा को बदल लेंगे 3600, ये सेकेंड होगा, इतना सेकेंड होगा तुम्हारा, ये 10 सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको नाभिक की संख्या, तो इसका अर्धायुकाल से हमको जैसे कि हमको सूत्र होगा -dn/dt और लेमडा n होगा, तो वहां पर वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो नाभिक की संख्या भी निकालनी पड़ेगी। 1 ग्राम दिया हुआ द्रव्यमान नाभिक, 1 ग्राम यूरेनियम है तुम्हारा, 1 ग्राम यूरेनियम 92 235 ना 238, द्रव्यमान संख्या कितना 238 है हमारा, तो इसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो इसमें नाभिक की संख्या 1 ग्राम में कितने नाभिक होंगे, तो देखो इसका परमाणु द्रव्यमान 138 होगा, तो इससे मोल निकल जाएगा हमको, और 1 मोल में कितने यूरेनियम परमाणु होंगे, तो 1 मोल में कितने यूरेनियम परमाणु होंगे 6.022 में 10⁻23 यूरेनियम परमाणु होंगे, 1 परमाणु में 1 नाभिक, तो नाभिक भी उतना ही होगा जितने परमाणु उतना नाभिक, हर परमाणु में 1 नाभिक होता है। तो 1 ग्राम में नाभिक की संख्या, 1 ग्राम U92 238 में नाभिक की संख्या,
नाभिक की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा। देखो तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले मोल में बदल लेते हैं, ग्राम बटे द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। ये क्या निकल गया मेरा, मोल। मोल को कौन सी से गुना करेंगे, एवोगाड्रो संख्या से, तो क्या बन जाएगा ये परमाणु की संख्या या एक परमाणु में एक नाभिक कितना, नाभिक भी हो गया, दिस्मत नाभिक, ये नाभिक हो गया। अब विखंडन की दर जो होता था dN/dt जिसको कहते थे, विखंडन की दर जिसको हम लोग dN/dt भी कहते हैं, dN/dt बराबर क्या होता था, लेमडा गुना n। तो हमको तो n का मान आ ही गया और लेमडा का वैल्यू होता है 0.693 बटे टी हाफ होता था और गुना n। तो चलिए टी हाफ का मान है मेरे पास, इसका वैल्यू यहां रखते हैं। अब तो 0.693 बाय 4.5 गुना 10⁹ गुना 365 गुना 24 घंटा हो गया गुना 3600 सेकेंड, ये सेकेंड में आ गया, इतना सेकेंड हो गया टी हाफ। और n का मान रखिए तो n का मान हो गया गुना 1 बटे यहाँ पर 238 तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर 1 बटे 238 और गुना ये हो गया तुमको 6.022 गुना 10⁻23। इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये तो संख्या हो चुका है अभी, तो ग्राम बटे ग्राम ये कैंसिल हो गया, ये संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं बचेगा। तो मतलब प्रति सेकेंड आया, विखंडन प्रति सेकेंड, इतना विखंडन प्रति सेकेंड, इसको डीपीएस कहेंगे इंग्लिश में, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसको बेकरेल नाम से भी जानते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या इसका एसआई नाम होता है बेकरेल, हेनरी बेकरेल के नाम पर इसको हम लोग बेकरेल भी कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को। विखंडन का जो है एसआई मात्रक क्या हो गया, बेकरेल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, विखंडन प्रति सेकेंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.23 गुना 10⁻⁴, इतना कम नहीं। देखो सही से उसका मात्रक BQ, तो ठीक है। बी कैपिटल होगा, आदमी के नाम पर है, हेनरी बेकरेल के नाम पर BQ आया है, इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये एसआई मात्रक बेकरेल ही कहा जाता है। और इसका एक मात्रक और विखंडन प्रति सेकेंड का एक मात्रक आता है, तुमको क्यूरी कहा जाता है, जिसका वैल्यू है 1 क्यूरी। इसका जो मात्रक एक होता है तुमको क्यूरी भी होता है, 3.8 गुना 10⁻10 BQ लिखा हुआ है, नहीं मिला, वहीं पर होगा 1 क्यूरी। विखंडन का इसका दोनों में संबंध होगा कितना है, 1 क्यूरी हो गया तुम्हारा, 1 क्यूरी वहीं पर होगा 3.8 × 10⁻10 बेकरेल को कहते हैं। चलो तो ये तुम्हारा हो गया, जहां तक मुझे याद है वही 3.8 या 3.7 भी लिखता है × 10⁻10, ये क्यूरी के नाम पर है, ये बेकरेल के नाम पर है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया तुम्हारा, ये बन गया। और इसमें विखंडन की दर निकालना था तो ये तुमको निकल गया। और उसका विखंडन की दर का एसआई मात्रक क्या हो गया, बेकरेल। विखंडन की दर का एसआई मात्रक बेकरेल होगा और एक दूसरा यूनिट हो गया क्यूरी, जिसका मान होगा 3.8 गुना 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड, दैट बेकरेल के इक्वल होगा। इन दोनों में मात्रक में मापा जाता है विखंडन की दर को। तो अब है तुमको दूसरा जो उदाहरण है 13.5 में दिया हुआ है, एक नाभिक का जो है तुमको अर्ध आयु काल है 12.5 साल है, और तो 25 साल के बाद उसका कितना भाग बच जाएगा, 25 साल के बाद उसका कितना पार्ट जो है ओरिजिनल का कितना अंश जो है कितना भाग बचेगा, ये सवाल है। तो इसको जहां तक है हम लोग जो फार्मूला अभी बताए थे कि तुमको जो अभी जो फार्मूला जिस पर काफी जोर दिए थे, हम उसी फार्मूला पर इसको बना सकते हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 13.5, इसमें जो है तुमको दिया हुआ है किसी का अर्ध आयु काल है 12 साल, 12.5 साल, 12.5 वर्ष है, 12.5 साल है। और एक समय दिया हुआ है, समय तुम्हें दिया हुआ है t बराबर 25 वर्ष बाद, t का मान 25 वर्ष हो गया। तो ये जब भी देखो ये फार्मूला सुटेबल होगा जबकि ये इसके मल्टीपुल में रहे, 12.5 दूनी 25 होता है, इसका 3 गुना भी हो सकता है समय, 4 गुना, मतलब जब कट जाए तो ये फार्मूला हमेशा लाभदायक होगा ही आपका। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जब लॉग, और नहीं तो फिर लॉग टेबल की जरूरत पड़ जाएगी। अगर ये जैसे टी इससे नहीं कटता है क्वेश्चन में, जैसे 20 साल दे देता तो बिना लॉग टेबल के नहीं बनेगा आपसे, तो उस तरह का क्वेश्चन कभी भी किसकी जरूरत पड़ जाएगी हमको, लॉग टेबल की। तो इसका जबकि ये इससे कट जाएगा तभी इस प्रश्न को क्या कर सकेंगे हम,
मतलब कि बिना लॉग टेबल के बना पाओगे। तो हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मूला था कितना भाग बच जाए, तो n बाय एन नॉट बराबर हाफ पर पावर t बाई टी हाफ, ऐसा बोले थे। तो n बाय एन नॉट कितना भाग बचेगा, यही तुम्हारा सवाल भी है। तो हाफ पर पावर 25 वर्ष बाय 12.5 तो n बाय एन नॉट बराबर कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/n बाय एन नॉट बराबर 1/4। तो 1/4 भाग क्या होगा बचेगा, 1/4 भाग बचेगा, 1/4 अंश। मतलब कि पहले जैसे ऐसे ऐसे सिंपली सोचते तो भी बन जाता है। अगर n का मान जैसे पहले था अगर 1 ग्राम है तो 12.5 साल में आधा बचेगा, और फिर अगला 12.5 साल में आधा का आधा 1/4 बचेगा। तो दो अर्धायु काल है ये, तो 2 अर्धायु काल में क्या होगा 1/4 बचेगा। फिर अगर उससे अगर 37.5 साल रहता, अगर टी का वैल्यू 37.5 रहता तो 1/8 बचता मेरा, यहाँ पे 3 में कट जाता। तो इसलिए या तो आप सिंपली सोचिए या तो इधर से बनाइए। या देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी n दे देगा और n नोट देगा। जैसे पहले देगा 1 ग्राम आपको द्रव्यमान दे दिया, अब बोलिए 1/16 ग्राम कब बचेगा। तो आप n/n नोट का मान 1/16 आपको दे दिया, तो n/n नोट का यहाँ t निकाल लीजिए आप। दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। अगर n/n नोट का मान दे दिया पहले 1 ग्राम, नाभिक द्रव्यमान किसके प्रोपोर्शनल होगा, जब द्रव्यमान में भी रहेगा तो नाभिक का संख्या उसी के समानुपाती होता है। द्रव्यमान जिस मात्रक में रखना यहाँ पर मात्रक रख दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जो उदाहरण था ये भी बन गया तुम्हारा। इसके बाद तुमको दिया हुआ है 3 तरह का क्षय का बात करता है, जिसमें कि है तुमको अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, ये तुमको 3 तरह का बात किए। तो इस क्षय से क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इन सबों के बारे में भी हम लोग इसका डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो इस पे जो है तुमको ये जहां तक है तुमको इसका रेडियो सक्रियता का ये पार्ट था तुम्हारा, जिसमें कि अल्फा बीटा और गामा क्षय का, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जिसको स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत हो तो हमसे राइट लैब के माध्यम से संपर्क कर सकता है, वहां पर जाकर के नोट्स भी ले सकते हो तुम हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम सब में मिल जाएंगे तुमको। इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी के लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग जो है राइट ऐप के आधार के से संपर्क करके कभी भी तुमको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो, तो बोर्ड के एग्जाम तैयारी करनी हो, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो, तो उसके लिए तुम उसको ऐप का उपयोग कर सकते हो। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।